हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स का जो होता है आपका पदखंड में पढ़ाऊंगे 8 चैप्टर का, जिसका नाम है उषा। उषा इस चैप्टर का नाम है। इसके जो लेखक है वो है शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिए कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। और इसका मैं आज आपको सब्जेक्टिव बताऊंगी। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है, प्रातः काल का नाम कैसा था। इसमें उषा जो है यह प्रकृति से संबंधित कविता है। इसमें उन्होंने वर्णन किया है सुबह के दृश्य का। सूर्य उदय होने के कुछ क्षण ठीक पहले किस तरह जो नभ होता है अपना जादू बिखरता है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो उसका जादू टूट जाता है। इसमें उन्होंने इसी का वर्णन किया है। तो पूछा जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न है प्रातः काल का नभ कैसा था। नभ यानी क्या होते हैं, आकाश। तो प्रातः सुबह का आकाश कैसा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान था। नीले राख या नीले शंख के समान था। यहाँ पर शंख लगा लिखिएगा, शंख। नीले शंख के समान था। जो प्रातः काल का नभ था वह बिल्कुल नीले शंख के समान था और स्वच्छ था, राख के जैसा। उसकी जो नीलिमा, उसकी नीलिमा के बीच आने वाला जो उजला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। उसकी जो नीलिमा होती है सुबह का, तो उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। आप सुबह में सूर्य को उदय होते हुए देखिएगा तो पहले कितना गहराई से वो निकल कर आता है सूर्य, और अगर पानी में उसको देखिए तो और ही आपको अच्छा प्रतीत दिखाई देगा। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है या नीले शंख के समान लगता है। अतः प्रातः काल का नभ कैसा था, तो प्रातः काल का नभ नीले शंख के समान था। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उषा का जादू कैसा है। उषा जो प्रातः काल होता है उसका जादू कैसा है बताना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, उषा का जादू उषा कालीन नभ के प्राकृतिक सुंदरता है। उषा कालीन जो आकाश होता है, सुबह का जो आकाश, तो वह एक प्राकृतिक सुंदरता है जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जिसके लिए कवि शमशेर बहादुर सिंह ने बहुत सारे उसका उपनाम दिया है, जैसे कि नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हो, सील यानी जो जिसपे मसाला पीसा जाता है, सिलवटा, लाल खरिया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। किसके लिए, तो जो सुबह का उषा काल है उसके लिए। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में क्या, तो सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। यानी सूर्योदय होने के पहले तक, कुछ समय पहले तक जो उसका जादू होता है वह आकाश में चलता रहता है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो उसका जादू टूट जाता है, यानी कि वह विलीन हो जाता है। उषा का जादू नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए नीलो चौके आदि के समान है। आप देखते हैं कि रात को आपको तो तारे दिखाई देते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि दिन में तारे कहाँ चले जाते हैं, क्या वो अंदर चले जाते हैं, नहीं, वो उसी स्थान पर रहते हैं, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश के कारण वह हमें चमकीला दिखाई नहीं देते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहे। कवि ने यह जो कथन कहा है राख से लिपा हुआ चौका, इसके पीछे उनका क्या कहने का मतलब है, क्या बताना चाहते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है। सूर्योदय जब होता है सुबह में, आप देखते हैं कि घास पात वृक्ष पर आपका ओस रहता है ना, ओस टपका रहता है, तो थोड़ा नमी दिखाई देता है। वह सूर्योदय का जो वातावरण होता है बहुत ही अच्छा होता है, और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है। इससे इसकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके।
कवि ने यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा सुबह के सूर्योदय के पहले के जो आकाश होता है उसको बताया है, क्योंकि वह उसकी पवित्रता को बताना चाहता है। सुबह में आपके घर भी सब घोर को लिपा जाता है, ठीक उसी तरह मतलब कवि ने उससे तुलना कर बताया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, लाल केसर और लाल खरिया चक किसके लिए प्रयुक्त है। इसमें शमशेर बहादुर सिंह कवि जो है उन्होंने लाल केसर और लाल खरिया चक का प्रयोग किया है, तो किसके लिए किया है बताना है। देखिए लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। जो लाल केसर है तो वह सूर्योदय के समय जो आकाश की लालिमा दिखाई होती है, आप पढ़े होंगे कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है लाल कलर का क्यों दिखाई देता है और उतना बारीक क्यों दिखाई देता है। तो जब वह सूर्योदय जब होता है तो निकलता है बहुत गहराई से होकर, तो वह लालिमा पहले तो लालिमा अपने बिखरता है लाल कलर का, जिससे कि आप जानते हैं केसर भी होता है जो कि लाल केसर बहुत लाल होता है और यह महंगा भी होता है, इसीलिए उन्होंने लाल केसर से तुलना किया है। रात्रि को उन्होंने काले सील से तुलना की है। सुबह जो होता है लाल तो उसका क्या है लाल केसर से, और जो रात्रि का समय होता है उसको खरिया चक से उन्होंने तुलना किया है। काली सिल को लाल केसर से मलने पर सिलवट साफ हो जाती है। जो काली सिल होती है तो अगर लाल केसर से उसे मला जाए तो वह साफ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। देखिए कवि कितना सोचते हैं, कहाँ से कहाँ तक इन्होंने ये तुलना कर दिया है। जिस तरह काली सिल को हम केसर से अगर साफ करें तो वह काली सिल साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या तो जो रात होता है फिर सुबह होने का टाइम आता है, तो जब सूर्योदय होता है तभी तो अंधकार दूर होता है, वरना तो रात ही रहता। तो देखिए इससे उन्होंने तुलना किया है। एवं आकाश में लालिमा छा जाती है, यानी सुबह हो जाता है आकाश में लालिमा छा जाती है। लाल खरिया चक उस उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो लाल खरिया चक का उन्होंने प्रयोग किया है इसका, तो उस उषा काल के लिए प्रयुक्त किए हैं। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि नासलेट पर लाल खली घिस दी है। बता रहे हैं कि जैसे कि मानो कि स्लेट पर लाल खली घिस दी हो, लाल खरिया यानी नहीं स्लेट पर लिखा जाता है चक से, उसका उन्होंने यहाँ पर तुलना किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। जो उषा कविता है तो इसमें कवि ने आकाश की पवित्रता को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, फिर निर्मलता को, उज्ज्वलता को, जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों को बताना है और उसकी स्पष्टीकरण करना है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो, यानी जिस स्थान पर मंगल कार्य शुभ कार्य करना होता है तो वहाँ पर स्थान बहुत ही पवित्र बनाया जाता है। उस राख से लिप कर पवित्र बना लिया जाता है। लिपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन का आकाश भी जो होता है वह पवित्र होता है। लिपे हुए जिस तरह हम किसी मंगल कार्य को करने के लिए किसी स्थान को लिप कर अच्छी तरह से शुभ वहाँ वो पवित्र बना लेते हैं, ठीक उसी तरह जो सुबह का प्रातःकालीन आकाश होता है वह भी पवित्र होता है। फिर देखिए निर्मलता तो कलापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। निर्मलता जो है यह कलापन या दोषपूर्ण माना जाता है, दोष से पूर्ण। फिर देखिए उसको निर्मल बनाने के लिए मतलब अच्छा बनाने के लिए, उस निर्मल बनाने के लिए स्वच्छ उसे जल आदि से धो लेते हैं। जिस प्रकार काली सिल पर लाल केसर रगड़ने से तथा बाद में उसे धोने से उस पर झलकने वाली लालिमा उसकी निर्मलता की सूचक बन जाती है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी हल्की लालिमा से युक्त होने के कारण निर्मल दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह काली सिल पर लाल केसर से रंगा जाता है और उसे पानी से धो दिया जाता है तो वह निर्मल बन जाता है, मतलब वह साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सूर्योदय होता है उसकी जो लालिमा होती है उसकी निर्मलता का प्रतीक है। फिर देखिए अब उज्ज्वलता बताना है इसका, तो देखिए उज्ज्वलता जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी जब सूर्योदय होता है और अगर आप सूर्य को पानी में देखेंगे तो वह झिलमिलाता, पानी तो झिलमिलाता है लेकिन जब किसी की प्रतिबिंब आप देखें तो वह भी झिलमिलाता दिखाई देता है, तो उससे उन्होंने उज्ज्वलता का यानी वाइट कलर दिखाई देता है,
उज्ज्वलता का तुलना किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। सील और स्लेट का उदाहरण दिया है कवि ने, तो आकाश के बारे में ये उन्होंने क्या कहा है इन शब्दों के अंतर्गत। तो देखिए कवि ने आकाश के रंग के बारे में सील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे कि किसी सील पर केसर धुल गई हो। यानी आकाश को बता रहे कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी सील पर केसर धुल गई हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खरिया मिट्टी मल दी हो। इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्वेतिमा तथा लालिमा के समन्वय का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। तो देखिए भोर के नभ का रंग जो होता है नीला होता है। आप जानते हैं कि भोर के रंग का जो रंग होता है वह नीला होता है, पर साथ ही उसमें सफ़ेदी भी झलकती है। राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफ़ेदी का मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। राख के ताज़े लिपे चौके के नाम के में जो राख के ताज़े लिपे चौके में भी जो होती है नमी होती है। भोर के नभ में भी उसके कारण क्या गीलापन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रातः काल में नभ की तुलना बहुत नील संग से क्यों की गई है। प्रातः काल की जो नभ होता है तो उसकी तुलना कवि ने नीले संग से क्यों किया है ये बताना है आपको। देखिए प्रातः काल की नभ की तुलना बहुत नीले संग से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन जो आकाश होता है यानी नभ गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। यानी सुबह का जो नभ होता है वह गहरा नीला रंग का प्रतीत दिखाई देता है। वह नीले संग के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला संग पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। जब सूर्योदय होता है तो लोग उसे नमस्कार करते हैं। संग का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता है, अतः यह तुलना युक्ति संगत है। यानी आकाश सुबह की जो नभ होता है उसकी तुलना नीले संग से की गई है जो कि बहुत अच्छा है, सटीक है। फिर देखिए अगला है और ये आपका लास्ट प्रश्न है, 9 नंबर है, नीले जल में किसकी गोरदेह हिल रही है। इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण जो होती है झिलमिल कर रही है, मानो जल में किसी गौरांगी का गौर शरीर हिल रहा है। यानी यहाँ पर यह किसी लड़की या औरत का वर्णन नहीं है, यह सूर्य को ही बोला जा रहा है। सूर्य का रंग कैसा होता है, नीला सुबह का, तो उससे उन्होंने बताया है कि जब जल में आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी की गोरदेह हिल रही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना प्रश्न रहा, तब मैं अगले वीडियो में इसके अगले का चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन सभी को अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिखकर याद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।